हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम रवि कुमार गुप्ता है। तो आज चलिए मैं शुरू करता हूँ। आज मैंने प्लान करा है कि छोटे जो क्विज आते हैं 5 क्वेश्चन के सब्जेक्ट वाइज़, आज उसको अटेम्प्ट करेंगे। जो भी सब्जेक्ट के 5-6 सब्जेक्ट के लाइव चल रहे होंगे, उसको आज अटेम्प्ट करेंगे और अपने कॉमन अंडरस्टैंडिंग से जो भी होगा उसका हम सॉल्यूशन देखने की भी कोशिश करेंगे। और कल जब लाइव इसका जो एंड होगा तो उसमें जब सॉल्यूशन आएगा तो हो सके तो मैं एक और छोटा-सा वीडियो बना के उसका हम सॉल्यूशन डिस्कस कर लेंगे। तो मेरे साथ चलिए लाइव डिस्कस करते हैं। और हाँ, मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ, तो मैं जस्ट दोस्त आपके जैसा ही एक सिंपल सा एस्पिरेंट हूँ, जो एसएससी जेईई का प्रिपरेशन जो है लास्ट 1 ईयर से कर रहा। मैंने भी इस बार प्री दिया हुआ था, मेरे मार्क्स 136 बन रहे हैं इस बार और आई होप अगर अच्छा रहा तो इस बार मेंस में मैं बैठूँ। तो आप लोग भी गाइस प्लीज़ ज़रूर बताएँ आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं और आपकी मेंस की तैयारी कैसी चल रही है? अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, कट ऑफ से ऊपर अगर मार्क्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप बताएँ। और कुछ डाउट हो या फिर कुछ मेरे से पूछना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करें। और मेरा एफर्ट अगर आपको अच्छा लगता है या फिर मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ, आप जैसा ही हूँ, तो प्लीज़ समझना आप। बस जस्ट मैं जो करता हूँ उस चीज़ को मैं बस रिकॉर्ड करके आपके सामने शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए गाइस शुरू करते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे साइड कॉर्नर में यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे क्विज़ और एक टेस्ट का जो है फॉर्मेट शॉर्टकट दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। और डायरेक्ट अगर आप चाहो तो थोड़ा-सा मैं इसके पॉइंटर को बड़ा कर लेता हूँ। अब डायरेक्ट अगर आप चाहोगे तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे लाइव एंड टेस्ट क्विज लिखा हुआ है, तो यहाँ से भी जा सकते हो। और एक यहाँ पे भी एक शॉर्टकट की दिया हुआ है, तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं। मैं ज़्यादातर यहीं से अटेम्प्ट करता हूँ, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 2 सेक्शन है, एक क्विज का दिया हुआ है और एक टेस्ट का दिया हुआ है। तो जो हम लाइव टेस्ट जो टेक्स्ट बुक में आता है, इस सेक्शन में दिखा रहा होता है और जो क्विज़ेस आते हैं जो सब्जेक्ट वाइज़ 5 क्वेश्चन्स के, 6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन्स के, वो क्विज सेक्शन में शो हो रहा होता है। तो अभी हम लोग क्विज सॉल्व करने वाले हैं, तो इस क्विज में जो भी सब्जेक्ट वाइज़ होंगे सब हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कौन-कौन से सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट चल रहे होंगे सबका सॉल्व करेंगे। ये है 20, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बीपीएससी, एई सिविल सर्वे, दिल्ली डोर सिविल, जितने हमारे सिविल से रिलेटेड जो भी हर सब्जेक्ट हो, किसी भी एग्जाम का हो, सबको अटेम्प्ट करने वाले हैं। रिजल्ट तो आ नहीं रहा है, आई होप जल्दी रिजल्ट भी आ जाए। प्रिपरेशन भी उस लेवल पे नहीं हो पा रही है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। एटलीस्ट डेट दे देना था, लेकिन डेट भी नहीं दे रहे हैं, तो उस लेवल पे फोकस होके पढ़ाई नहीं हो पा रही है। फिर भी लगे हुए हैं गाइस और आप लोग भी अच्छे से कर ही रहोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बीपीएससी एई सर्वे वाले हम शुरू करने वाले हैं। देखते हैं कितने मार्क्स आ रहे हैं और अटेम्प्ट करते हैं अपने कॉमन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। तो चलिए क्लिक करते हैं। ये मैंने स्टार्ट नाउ पे क्लिक करा है। टर्म कंडीशंस लैंग्वेज जो भी है सिलेक्ट करते हैं। इंग्लिश, एग्री, रेडी। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ सर्वेयर कंपास इज एडजस्टेड फॉर सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी के लिए कौन सा एडजस्टमेंट जो है हम कर रहे होते हैं। परमानेंट एडजस्टमेंट की हमने बात करी है, तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे, मैं मार्कर ले लेता हूँ। एडजस्टमेंट ऑफ लेवल, एडजस्टमेंट ऑफ साइड वेन की अगर हम बात करेंगे तो ये टेम्परेरी एडजस्टमेंट है या परमानेंट। ये देखो परमानेंट एडजस्टमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। फॉर सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी के लिए अगर हम बात करेंगे तो सेंसिटिविटी किससे रिलेटेड होता है, साइड वेन से तो नहीं होगा। एडजस्टमेंट नीडल लेवल, सेंसिटिविटी मतलब एक तरीके से लेवल, हम जो बबल्स होते हैं, जो वाटर बबल्स, समझ पा रहे हो आप। एक्चुअल में ये और ये तो नहीं होंगे, एक्चुअल में एडजस्टमेंट ये भी है, लेकिन सेंसिटिविटी के लिए अगर हम बात करते हैं तो सेंसिटिविटी के लिए एडजस्टमेंट ऑफ लेवल जो है ज़्यादा एप्रोप्रिएट लग रहा है, तो हम इसको क्लिक करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। व्हाइल सर्वेइंग ए प्लॉट ऑफ लैंड बाय मेथड ऑफ प्लेन टेबलिंग द फील्ड ऑब्जर्वेशन कौन-कौन सा किया जाता है? ठीक है, तो मेथड ऑफ प्लेन टेबलिंग की वजह से फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग प्रोसेस साइमल्टेनियसली, मतलब ये बोला जा रहा है कि जब हम प्लेन टेबलिंग कर रहे होते हैं तो सर्वेइंग जब करते हैं तो उसमें क्या होता है, आर रिकॉर्डेड इन द फील्ड बुक टू बी प्लॉटेड लेटर एंड प्लॉटेड डू नॉट प्रोसीड साइमल्टेनियसली। ऑल ऑफ द एबोव तो ऐसे भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि प्लॉटिंग डू नॉट प्रोसीड साइमल्टेनियसली ये बोल रहा है, ये तो ऐसे ही गलत है। अगर ये गलत हुआ तो ऑल ऑफ द एबोव भी ऑप्शन गलत हो गए। एंड रिकॉर्डेड इन द फील्ड बुक टू बी प्लॉटेड लेटर, ये भी गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन जो है फर्स्ट वाला जो है ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, आप लोग समझे होंगे आई होप। तो हम फर्स्ट ऑप्शन क्लिक कर देते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो होती है, स्टेटमेंट बताया गया है क्या-क्या है। कंटूर इंटरवल इज केप्ट लार्ज व्हेन टाइम इज लेस, अगर टाइम अगर बहुत कम है, हमको जल्दी-जल्दी करना है, तो अगर हम कंटूर इंटरवल पास-पास रखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, बिल्कुल सही बोल रहा है। ये स्टेटमेंट तो मुझे सही लग रहा है।
कंटूर इंटरवल इज केप्ट स्मॉल व्हेन फंड आर लेस। नहीं, नहीं, अगर स्मॉल अगर कंटूर इंटरवल करोगे तो उससे क्या होगा कि एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी और ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी तो पैसा ज़्यादा लगेगा। तो लेस नहीं होगा, यहाँ पे मोर होगा, तो ये आंसर जो है गलत हो गया। तो हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्यू अगर रॉन्ग है तो क्यू रॉन्ग किसमें देखते हैं। यहाँ पे क्यू ट्रू बोल रहा है, तो सिंपल सी बात है, ये ऑप्शन तो गलत हो चुका है। फर्स्ट करेक्ट है, अगर इसमें फर्स्ट वाला कोई फॉल्स बोल रहा है तो ये भी ऑप्शन जो है गलत हो चुका। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे पी फॉल्स बोल रहा है, पी फॉल्स नहीं है, पी ट्रू है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, पी ट्रू, क्यू फॉल्स है तो ये वो बिल्कुल हो सका, आर जो है ये ट्रू या फॉल्स, इसी ऑप्शन से हमारा आंसर करेक्ट मिल जाएगा। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। कंटूर इंटरवल इट रिक्वायर्ड इज लार्ज व्हेन ग्राउंड इज फ्लैट। अगर हम कहते हैं ग्राउंड अगर फ्लैट है तो कंटूर इंटरवल को हम लार्ज रखेंगे। कंटूर इंटरवल रिक्वायर्ड इज लेस व्हेन द ग्राउंड इज स्टिफ। ठीक है? तो अगर हम कहते हैं कंटूर इंटरवल ग्राउंड अगर स्टिफ है तो कंटूर इंटरवल को हम कम रखेंगे और ग्राउंड अगर लार्ज ज़्यादा रखेंगे जब ग्राउंड जो है फ्लैट हो जाएगा। ठीक है? तो दोनों तो करेक्ट नहीं हो सकता है, दोनों में से एक करेक्ट हो जाएगा देख लो। ये भी एस जो है एक फॉल्स एक ट्रू है, अब दोनों में से कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो कंटूर इंटरवल की अगर हम बात करते हैं टोपोग्राफी पे डिपेंड कर रहा होता है। कंटूर इंटरवल की हम बात करते हैं अगर फ्लैट है, कंटूर इंटरवल जो होती है दोनों के बीच की अगर वर्टिकल डिस्टेंस जो होती है उससे हम क्या करेंगे? यार मैं भी इसमें कन्फ्यूज़ हो गया हूँ तो गाइस, अगर ग्राउंड स्टीफ है, अगर बहुत ज़्यादा हार्ड है तो कंटूर इंटरवल को हम कम रखेंगे। कंटूर इंटरवल कम रखा जाता है जब ग्राउंड फ्लैट होता है। यहाँ पे जो इंटरवल लेस होना चाहिए था, तो आर जो है मुझे रॉन्ग लग रहा है। आर जो है रॉन्ग लग रहा है, तो आर रॉन्ग की बात करें तो आर फॉल्स, ये ऑप्शन नंबर ए मुझे लग रहा है। बाकी मुझे इसमें डाउट है गाइस, देखते हैं। तो ये मैंने क्लिक करा है। आइडेंटिफाई द करेक्ट, टाइमर चल रहा है, टाइमर भी, तो टाइम को भी ध्यान रखना है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेवलिंग। द फोर साइड इज ग्रेटर देन बैक साइड, इट मीन्स देयर इज फॉल इन द ग्राउंड। अगर हम बात करते हैं कि फोर साइड की अगर हम बात करते हैं ग्रेटर देन बैक साइड हमने ये लिया हुआ है। इससे अगर हम बात करते हैं कि ज़्यादा है, अगर मान लेते हैं इससे ज़्यादा आ रहा है मतलब ये तुम्हारा डाउन हो जाएगा, ये रीडिंग ज़्यादा आएगी। सिंपल सी बात करते हैं तो फोर साइड इज ग्रेटर देन बैक साइड, इट मीन्स देयर इज अ फॉल इन द ग्राउंड लेवल जो होती है, तो बिल्कुल ये फॉल है, तो बिल्कुल सही बात है। फॉर इफ द फोर साइड इज ग्रेटर देन बैक साइड, इट मीन्स देयर इज राइज इन द ग्राउंड लेवल जो होती है, ये गलत हो जाएगा। ये तो दूसरा ही तुम्हारा गलत लग रहा है, सिंपल सी बात है कि ये तुम्हारा रॉन्ग इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, यहाँ पे देख लो, ये तुम्हारा गलत हो जाएगा। दूसरा हम बात करते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेन वाज ओरिजिनली यूज्ड फॉर लैंड मेजरमेंट विथ लेंथ ऑफ 66। तो सिंपल सी बात है, मैट्रिक चेन की अगर हम बात करेंगे तो ये तुम्हारा 100 के लिए होता है, ये तो होगा नहीं। ये मैट्रिक चेन की बात करते हैं तो भी 100 फीट के लिए होता है। इंजीनियर्स चेन जो होती है अगर हम बात करेंगे, गंटर चेन जो होती है अगर हम बात करेंगे, ये बिल्कुल सही बात है। रेन्यू जो होती है तुम्हारा 33 फीट का होता है। रेन्यू फीट जो होती है 33 फीट का होता है। इंजीनियर्स चेन की हम बात करेंगे तो ये 100 फीट का होता है। मैट्रिक चेन जो होती है तुम्हारा कितना होगा, चेन की हम बात करते हैं 20 मीटर 30 मीटर का जो है निकल कर आ रहा होता है। यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गंटर चेन की हम बात करेंगे तो 66 फीट का जो है वो निकल के आ रहा होता है। तो चलिए हम इसको क्लिक कर रहे होते हैं, तो सिलेक्ट करते हैं गंटर चेंज। तो पाँचों क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिया है। आई होप हमारा सही होगा, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ लेवल ये बिल्कुल सही है। व्हाइल सर्विंग जो होती है एंड प्लॉटिंग साइमल्टेनियसली, ये बिल्कुल सही है। इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है, लेकिन कंटूर इंटरवल रिक्वायर्ड लार्ज व्हेन ग्राउंड इज फ्लैट। अगर ग्राउंड अगर फ्लैट होगा तो हमें ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत होगी। कंटूर इंटरवल जो हमें स्मॉल रखना होगा। अगर ग्राउंड फ्लैट है तो कंटूर इंटरवल को बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, स्मॉल रखना होगा ताकि हमें ज़्यादा डिटेलिंग मिल पाए। तो इसमें थोड़ा-सा मुझे कन्फ्यूजन है, फिर भी देखते हैं। आर मेरे हिसाब से रॉन्ग है। यहाँ पे जो है ये लार्ज की जगह स्मॉल होना चाहिए था फ्लैट की वजह से। कंटूर इंटरवल इज रिक्वायर्ड लेस व्हेन द ग्राउंड इज स्टिफ। मतलब ये देख पा रहे हो कि दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। फ्रंट वन रिक्वायर्ड लेस व्हेन द ग्राउंड स्टीप जो होती है तो यहाँ पे क्या होगा, लार्ज होगा। दूसरे के एक दूसरे को अपोजिट कर दिया गया है, मतलब आर रॉन्ग है, इस भी तुम्हारा क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो दोनों के दोनों क्या होंगे, फॉल्स हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए हम इसको क्लिक करने वाले हैं, सबमिट करते हैं। ये हमने सबमिट कर दिया। एक क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो गया है गाइस। अब ये कौन सा क्वेश्चन से हमें अब कल पता चलेगा। तो चलिए हम फिर से लाइव क्वेश्चन में जाते हैं। अब ज़्यादा टाइम ले नहीं लेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। अब ये यूज करते हैं सिविल इंजीनियरिंग सर्वेइंग का क्विज है यहाँ पे, इसको हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। क्लिक करते हैं। डेंसिटी ऑफ ब्रिक इन द ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की अगर हम बात करें कितना होता है अप्रोक्सीमेटली, डेंसिटी ऑफ ब्रिक की अगर हम बात करते हैं कितना निकल के आ रहा होता है, ये 1800 से 2500 जो है वो निकल के आ रहा होता है। तो अगर ग्राम की बात करेंगे तो 1.8 से 2.5 हो जाएगा। आप वो समझ पा रहे होंगे। एक्चुअल में जो होती है इसका जो होती है 1925 या कुछ ऐसा करके आ रहा होता है। ये हमारा 1800 से 2500 के बीच। ज़्यादातर लोग कंफ्यूज इस वाले में होंगे, लेकिन ये तुम्हारा गलत है गाइस, क्योंकि 1800 से ज़्यादा होता है। तो ये भी सही था, लेकिन 1.5 जो है बहुत ज़्यादा बिलो रेंज हो गया। ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ये जो है निकल के आ जाएगा।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑल्सो नोन एज ए फॉर्मवर्क वाइब्रेटर जो होती है। फॉर्मवर्क की अगर हम बात करते हैं, एक इंटरनल वाइब्रेटर जो होती है, नीडल वाइब्रेटर जो होती है, एक एक्सटर्नल एक्सटर्नल वाइब्रेटर की अगर हम बात करेंगे तो जो बाहर वाइब्रेटर होता है, स्क्रीन हो जाएगा, एक निडल, निडल जो होती है इंटरनल वाइब्रेटर हो जाता है। अगर हम बात करेंगे इंटरनल वाइब्रेटर हो जाएगा, निडल वाइब्रेटर, स्क्रीन वाइब्रेटर। फॉर्मवर्क वाइब्रेटर किसे बोलेंगे, नोन एज ए फॉर्मवर्क वाइब्रेटर। फॉर्मवर्क वाइब्रेटर जो होती है अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाता है, इंटरनल निडल जो इंटरनल वाइब्रेटर का एक टाइप है। स्क्रीन वाइब्रेटर हो जाएगा, स्क्रीन एक्सटर्नल वाइब्रेटर जो होती है। फॉर्मवर्क वाइब्रेटर जो होती है स्क्रीन वाइब्रेटर होगा क्या, मुझे कंफ्यूजन है, ये होगा या तो फिर एक्सटर्नल होगा, तो मुझे कंफ्यूजन है, स्क्रीन वाइब्रेटर में मान रहा। इफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ आर्टिफिशियल सीजनिंग। इलेक्ट्रिक सीजनिंग जो होती है आर्टिफिशियल सीजनिंग होता है, किल सीजनिंग होता है, केमिकल होता है, ब्रश सीजनिंग ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉट ए मेथड ऑफ आर्टिफिशियल सीजनिंग, आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिकल हो जाएगा, किल्न हो जाएगा, केमिकल हो जाएगा, तो वो ब्रश सीजनिंग नहीं होता। ब्रश सीजनिंग यहाँ पे नॉट है, ये हमारा सही हो जाएगा। रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ स्लम कंक्रीट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। रोड कंस्ट्रक्शन के लिए हम बात करते हैं लो वर्केबिलिटी वाली जो है यूज करी जाती है 0 से लेकर 25 तक। हम कहते हैं 0 से लेकर 25 तक जो है यूज की जाती है। और अगर हम करेंगे तो 25 से 50, वेरी लो के लिए ये हो जाएगा, और लो के लिए अगर हम करेंगे तो 25 से 50। ज़्यादा जो सूटेबल आंसर होगा वो 25 से 50 हो जाएगा, तो 40 से 50 तो नहीं हो जाएगा, 20 से 40 ज़्यादा सूटेबल है। यहाँ पे लग रहा है गाइस, तो 20 से 40 जो है हम आंसर मारने वाले हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमन रेंज फ्रॉम दी, बिटुमन रेंज की बात करते हैं, इसको डायरेक्टली याद ही रखना होगा आपको। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है कितना निकल के आता है, तो ये तुम्हारा 1.08 जो है निकला, तो 0.97 से 1.02 के अप्रोक्स जो है वो निकल के आ रहा होता है। तो ये तुम्हारा जो है 0.97 से 1.02 जो है वो निकल के आएगा। चलिए हमारे हमने कंप्लीट कर लिया है, क्रॉस चेक कर सकते हैं, ये सही है। डेंसिटी इंटरस्क्रीन वाइब्रेटर, मुझे इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, देखते हैं इसमें क्या होता है। स्क्रीन वाइब्रेटर जो होती है, स्क्रीन, ये भी सही है, ये भी सही है, ये बिल्कुल सही बात है। एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है स्क्रीन वाइब्रेटर में, तो चलिए इसको चेक कर लेंगे, सबमिट करते हैं कैसा रहा। बिल्कुल गाइस, वो जो हमारा था उसमें ये कोई गलत क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट जो है फिर अटेम्प्ट करते हैं अदर सब्जेक्ट। फिर हम क्विज सेक्शन में यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखो बिल्डिंग मटेरियल का क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन ही होंगे लेकिन सब्जेक्ट इससे रिवाइज हो जाते हैं। आपको इसको अटेम्प्ट करना चाहिए पर डे। आप कुछ भी खाना खा रहे हो, जैसे भी हो, छोटा सा टाइम मिलता है, इसको करना चाहिए। तो ठीक है, तो मैं इसको देखो क्लिक करते हैं। ब्लैंक आर ओपन ग्लेज एंड मोल्डेड टू शेप ऑफ गटर टू फंक्शन एज ए ड्रेन जो होती है, उसमें क्या बोल रहे होते हैं, बुल्लो हो जाएगा, ड्रेन ब्रिक हो जाएगा, कोपिंग ब्रिक हो जाएगा, चैनल ब्रिक्स। शेप ऑफ ए गटर टू फंक्शन एज ए ड्रेन जो होती है, तो उसके लिए इसलिए हम बात करते हैं कि चैनल ब्रिक्स हो जाएगा, बुल्लो हो जाएगा, ड्रेन ब्रिक्स, कोपिंग ब्रिक्स। ये देखो, ये भी हो सकता है ज़्यादा लोग के लिए नया हो, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इसको मैंने कहीं पे पढ़ा है, ये ड्रेन ब्रिक होगा या फिर चैनल ब्रिक्स हो जाएंगे। तो चैनल्स जो होती है एक तरीके से चैनल ब्रिक्स जो होती हैं, बुल्नोस ब्रिक तो नहीं होगा, कोपिंग ब्रिक्स भी नहीं होंगे, अलग चीज़ें हैं। ड्रेन और चैनल ब्रिक्स हो जाएंगे, इसमें से मैं चैनल ब्रिक क्लिक करने वाला हूँ, क्योंकि ये ड्रेन मुझे कन्फ्यूजन है। ड्रेन ब्रिक्स नहीं होगा, क्योंकि इसको इसलिए डाला गया है तो कि आप ड्रेन देख के ड्रेन मार दो, लेकिन ये चैनल ब्रिक्स होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। ठीक है, व्हाट इज द सेकंड हाईएस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट बाय परसेंटेज। परसेंटेज मतलब सीमेंट में सिंपल सी बात है, तो इजी क्वेश्चन है, लाइम सबसे ज्यादा होता है, 60 से 63% आपको पता है। ठीक है, नॉट रिड्यूस द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वुड जो होती है, अक्रॉस द ग्रेन जो होती है, अलोंग द ग्रेन, हॉरिजॉन्टल टू ग्रेन, टेंजेंशियल टू द ग्रेन। अगर हम बात करेंगे रिड्यूस द टेंसाइल स्ट्रेंथ हमेशा से पता है आपको कि जो होती है अलोंग द ग्रेन जो होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है, मुझे कन्फ्यूजन है, लेकिन अलोंग द ग्रेन जो है ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो नॉट रिड्यूस द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वुड अलोंग द ग्रेन्स होंगे, जिसमें ज़्यादा होगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, उसी में होना चाहिए। विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ कंक्रीट इज नॉट बेस्ड ऑन द सीमेंट मटेरियल। कौन सा बेस्ड जो है सीमेंट कंक्रीट जो होती है बेस्ट होता है, लाइम कंक्रीट भी होता है, जिप्सम कंक्रीट, प्रीकास्ट कंक्रीट ही होती है, प्रीकास्ट, जिप्सम, सीमेंटिंग मटेरियल के हम कहते हैं जिप्सम कंक्रीट, प्रीकास्ट कंक्रीट, लाइम कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट जो होती है, प्रीकास्ट कंक्रीट, जिप्सम। जिप्सम कंक्रीट आपने कहीं पे सुना है क्या? मुझे यही लग रहा है प्रीकास्ट कंक्रीट तो होता है भाई। ये हो जाएगा। जो फ्लोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड टू टेस्ट द डिग्री ऑफ फाइननेस ऑफ द सीमेंट। सीव टेस्ट करते हैं, मैग्नेटिविटी, एयर परमिटिविटी, या टेंशनोमीटर जो होती है सरफेस टेंशन निकालने के लिए यूज की जाती है। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, सबमिट करते हैं। एक क्वेश्चन मुझे ये दो में डाउट है, ये नहीं, कौन सा था, ये चैनल वाले में, और एक ये भी थोड़ा जिप्सम वाले, लेकिन मुझे तो कंफर्म है एक क्वेश्चन मुझे डाउट है। ठीक है, लेकिन गलत दो क्वेश्चन हो चुके हैं भाई। देखने में जो इजी लगते हैं वो इजी होते नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट ट्राई करते हैं। यहाँ पे देख लो, हाईवे इंजीनियरिंग का क्विज है। ज़्यादा लेंथ हो जाएगा वीडियो का, तो वो आप लोग भी अच्छा नहीं होगा, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी करें।
क्योंकि हर सब्जेक्ट को टाइम कर्व करना है। ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइडेड ऑन द रोड इज मेनली, ट्रांजिशन कर्व किस लिए प्रोवाइड की आती है? इंट्रोड्यूसिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेजुअली बिटवीन द टेंजेंट पॉइंट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द सर्कुलर कर्व, इंक्रीजिंग द लॉन्गिट्यूडिनल ग्रेडियंट ग्रेजुअली हो जाएगा, ड्रेन ऑफ द रेन वाटर नहीं हो जाएगा। ये जो है बिल्कुल सही बात है, ये निकल के आ जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेथड ऑफ मेजरिंग द स्पॉट स्पीड? एनोस्कोप मेथड, फोटोग्राफिक मेथड। स्पॉट स्टिप के लिए जो होती है एनोस्कोप यूज किया जाती है, फोटोग्राफिक दोनों यूज किया जाएगा, बहुत मेथड हो जाएगा। सॉरी गाइज, बगल में थोड़ा मस्जिद का आवाज आ रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी। बोथ मेथड 1 and 2 इसमें करेक्ट होगा। इंजीनियरिंग सर्वे प्रपोज इन द हाईवे अलाइनमेंट प्रोजेक्ट, द सर्वे इंक्लूड फ्लोइंग स्टेजेस, प्राइमरी सर्वे, रिकॉग्निशन सर्वे, मैप स्टडी, फाइनल लोकेशन, डिटेल सर्वे। तो सीक्वेंस की बात करते हैं, एमआरपी आपको याद रखना चाहिए शॉर्टकट, एमआरपी। तो 3214 ये आपका सही है। बिटुमन इज मोर रेजिस्टेंट टू वाटर देन तार जो होती है, तो बिल्कुल सही बात है कि तार से जो होती है वाटर रेजिस्टेंट होती है, इसकी ज्यादा होती है। बिटुमन इज ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड तार इज पोटेबल, बिल्कुल दोनों सही है, बहुत ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट है। बिटुमन जो होती है मोटर, इसलिए तो हम बेसिकली वाटर में यूज कर रहे होते हैं ना। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट से निकल कर रहा होता है, ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल और रूट से टार बन रहा होता है। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये कौन सा बोल रहे होते हैं इसे, पार्शियल डिस्टिलेशन से बेसिकली जो है बन रहा होता है। तो दोनों बिल्कुल सही है। डबल बार एंड टाई बार यूज इन एनफोर्समेंट की अगर हम बात करेंगे तो हमेशा ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ से आप थोड़ा सा समझ पाओ। ये हमने यहाँ पर रोड का पेमेंट बनाया है, ये मान लेते हैं कि ये है, ये जो है तुम्हारा टाई बार है, ठीक है। और इसमें जो छोटे छोटे जो पार्ट पार्ट करके बनाते हैं, तो बीच में ये जो है हमारा डबल बार हो जाता है, ठीक है। तो डोवेल बार जो होती है यूज एज एन एनफोर्समेंट इन लॉन्गिट्यूडिनल, तो सबसे पहले किस चीज की बात कर रहा है, डोवेल बार। तो डोवेल बार की अगर हम बात करेंगे तो ये डोवेल बार है, किस जॉइंट में यूज किया गया है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स ब्रांच, और ये है हमारा लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट, ये ट्रांसवर्स जॉइंट में यूज किया गया। तो डोवेल बार जो होती है अगर हम बात करेंगे कहाँ पे यूज किया जाता है, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन में यूज किया जाता है, ठीक है। और ये टाई बार जो होती है वो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट में यूज किया जाता है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट में यूज किया गया है, एक्सपांशन एंड लॉन्गिट्यूडिनल, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकता था, आपको ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से हमने अटेम्प्ट करा है, आप सबमिट करते हैं, कितने मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। तो देखो गाइस, हमारे 5 में 5 क्वेश्चन जो है बिल्कुल ये सही हो गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं। ये हमने क्विज पे क्लिक करा, अब हमारा है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स एचपीसीएल इंजीनियरिंग का है, लेकिन हम क्या फर्क पड़ता है, हम तो सिविल इंजीनियर है, हर क्वेश्चन जहाँ मिल जाए उसको अटेम्प्ट करेंगे। ये हमने यहाँ से अटेम्प्ट करने की शुरू करी है। व्हेन ए मैटर रजिस्ट अप्लाइड शियर स्ट्रेस बाय स्टैटिक डिफॉर्मेशन इट इज कॉल्ड, अप्लाइड बाय स्टैटिक डिफॉर्मेशन उसे हम क्या बोल रहे थे, फ्लूइड, लिक्विड, गैस, ये सब तो डिफॉर्मेशन को अलाउ नहीं करते, सॉलिड ही है जो कि डिफॉर्म करेगा। इन विच ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड इज द शियर स्ट्रेस फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेस, बिल्कुल सही बात है, न्यूटोनियन फ्लूइड होता है, बेसिक डिफॉर्म डेफिनेशन है, आई होप आप लोगों को पता होगा गाइस। व्हाई इज द मर्करी इज प्रेफर्ड मेटल ओवर द दो बैरोमीटर, बैरोमीटर में दो कंडीशन यूज की जाती है, एक जो होती है उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और लोअर वेपर प्रेशर, आपको डायरेक्टली याद ही रखना होगा क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है तो पता होगा। फॉर बर्नौली इक्वेशन टू रिमेन वैलिड विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिक्वायरमेंट, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, बिल्कुल सही है, स्टडी होना चाहिए, आइडियल गैस फ्लूइड, इरोटेशनल, स्टडी, इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल और स्टडी तो होना चाहिए। आइडियल गैस फ्लूइड जो है ऐसा आपने कभी नहीं पढ़ा है, इरोटेशनल भी पढ़ा है, स्टडी भी पढ़ा है, इनकम्प्रेसिबल पढ़ा है, ये जो है आइडियल गैस फ्लूइड नहीं पढ़ा है, तो मुझे ये अब ये दोनों में कंफ्यूजन है। तो ये चीजें हैं, तो आइडियल गैस फ्लूइड जो है, आइडियल गैस फ्लूइड नॉट रिक्वायरमेंट की हम बात करते हैं। आइडियल गैस फ्लूइड, बर्नौली इक्वेशन बेसिकली जो होती है फ्लूइड में अगर हम बात करें बेसिकली वाटर यूज होता है, तो ये गैस फ्लूइड जो है थोड़ा कंफ्यूज है, तो मुझे यही लग रहा है, ठीक है। In a uniform laminar flow through a conduit, the hydraulic gradient varies inversely as a kinematic viscosity of fluid. hydraulic gradient, तो ये लमिनार फ्लो में अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होती है कैसे वेरीज कर रहा होता है, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होती है, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डायनामिक विस्कोसिटी, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से मैं थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा और एंड डिस्टेंट माइंड में भी नहीं आ रहा होता एज ए स्क्वायर ऑफ डायमीटर ऑफ द कंड्यूट, ठीक है। ओ ओ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट समझ गया। देखो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का मतलब ये होता है, लेमिनार की हम बात करें तो हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि जो डार्सी बेसिस इक्वेशन होता है ये टर्बुलेंट फ्लो के लिए यूज होता है, और लेमिनार के लिए अगर हम बात करेंगे तो पोजली इक्वेशन हो जाता है, वहां पर उसका फॉर्मूला क्या होता है, होते हैं 36 म्यू वी एल अपॉन रो जी डी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम करते हैं एज ए वी जो यहाँ पे देखो वेलोसिटी है, एज ए वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो है ये सही हो जाएगा, इन्वर्सली डायनेमिक नहीं होती है, डायरेक्टली विस्कोसिटी यहाँ पे देखो
32 म्यू वीएल जो है आपको फ़ॉर्मूला पता होना चाहिए। ये जो वेलोसिटी कन्फ्यूज़न जहाँ पर लोगों को यहीं पे होता है, ये जो एक्चुअल में कन्फ्यूज़न यहीं पे होता है, वो वीएल स्क्वायर करेंगे और ये आंसर जो है मार के चले जाएँगे। तो ये तुम्हारा वेलोसिटी जो है हमें देखने को मिलेगा, ठीक है? ये पाँचों क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया है। आई होप गाइस ये सही होगा। एक क्वेश्चन इसमें से कौन-सा है जिसमें डाउट है? ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें डाउट है, ठीक है? सबमिट करते हैं, क्या हमारा रिस्पॉन्स रहा? देखो गाइस हमने जो सोचा था बिल्कुल सही है, 5 आउट ऑफ 5 जो है हमारा जो है अटेम्प्ट क्वेश्चन इसमें निकल के आ रहा है। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट पे देखते हैं कौन-सा सब्जेक्ट में क्विज़ आ रहा है। तो आरसीसी डिज़ाइन में हम देख लेते हैं, एमपी व्यापम सब इंजीनियर के लिए डाला गया है। हमें क्या है क्वेश्चन से अपने को तो मतलब है, वो किसी भी एग्ज़ाम का हो, ठीक है? तो यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, हमने एग्री करा, थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा लेट हो जा रहा होगा, आई होप लंबा वीडियो बनेगा। पोजिशनिंग ऑफ कॉलम हेड यूज्ड इन द फ्लैट स्लैब इज़ बिटवीन कॉलम हेड की हम बात करते हैं, तो शॉर्टर स्पान ऑफ द स्लैब की अगर हम बात करेंगे, तो कॉलम हेड कितना होता है फ्लैट स्लैब का, तो ये हमें मुझे लग रहा है कि 0.25 या फिर 1/4 टू 1/5 हो जाएगा। ये मुझे एकदम नया सा क्वेश्चन लग रहा है। शॉर्टर स्पान ऑफ द स्लैब जो होती है, तो कॉलम हेड जो होती है अगर हम करेंगे, तो कॉलम हेड जो बन रहा होता है, तो सिंपल सी बात है, कॉलम हेड का मतलब ये हो जाएगा। यहाँ पे जो है देख लेना, ये जो है हमारा गया कॉलम हेड। यहाँ पे मान लेते हैं स्लैब है, तो ये कॉलम हेड जो, यहाँ पे हमने देखा था कॉलम कैपिटल होता है और ये तुम्हारा कॉलम होता है। तो ये जो कॉलम हेड का प्रोपोर्शनल जो होता है वो कितना निकल कर होता है, आपको ये यहाँ पे जो है एक्चुअली ओवर में पूछा जा रहा है। तो 1/4 से 1/6 जो होती है, तो 1/2 से कॉलम हेड का प्रोपोर्शन जो है कितना हो जाएगा, ये जो 50% से 1/3 20 से ये तुम्हारा 1/4 25 से 20% जो होती है, तो ये 1/2 से 1/3 जो है वो हम निकल के आ रहा है। मार्क में तुक्का ही मारा है मैंने। अकॉर्डिंग टू द आइस फॉर पैसिव व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब अंडर द सीवियर एक्सपोजर कंडीशन। ड्यूरेबिलिटी एंड फायर रेजिस्टेंस की बात करते हैं। सीवियर यानी स्लैब की हम बात करते हैं, मिनिमम थिकनेस जो है कितना रखा जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि वहाँ पे 140 जो है निकल के आएगा। कई बार इसमें क्वेश्चन कन्फ्यूजन होगा, तो कहते हैं फायर रेजिस्टेंस सीवियर कंडीशन में जो होगा, नॉर्मल कंडीशन में बेसिकली हम बात करेंगे, तो ये 110 जो है निकल के आ रहा होता है और ऐसे 140 जो है वो निकल के आ रहा होता है। 30 और 40 में कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, मुझे भी है, अब तो मैं भी कन्फ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन 140 मुझे जहाँ तक याद है मैंने पढ़ा है, 140 होना चाहिए इसका, ठीक है? 8 simply supported with the 8 meters in check to be deflection. What will the limiting ratio span to effective depth की हम बात करेंगे। हमेशा ध्यान रखना है कि 8 सेंटीमीटर स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ की हम करते हैं, स्पान अपॉन इफेक्टिव डेप्थ को करते हैं। ये 8 मीटर का यहाँ पे कोई रोल नहीं है ना, ये भी बताना चाह रहा है कि 10 मीटर से बड़ा नहीं है। तुमको पता है सिंपली सपोर्टेड के लिए कितना होता है, 20 हो जाता है, ठीक है? इससे अगर ज़्यादा होता तब इस पे वैल्यू में कुछ चेंज आ रहा होता है, ठीक है? और कंटिन्यूअस बीम के लिए 20 से हो जाता है, कैंटिलीवर के लिए 7 होता है, आपको ये पता होना चाहिए। डायरेक्टली इसका आंसर हम मार्क करने वाले हैं 20। In which of the following post tensioning anchorage system high tension bar are threaded at their end की बात करते हैं, तो हाई टेंशन की हम बात करते हैं। तो हाई टेंशन जो होती है किसमें जो होती है, फ्रिसनेट हो जाएगा। हाई टेंशन जो होती है, ये देखो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं कुछ-कुछ चीज़ें ऐसा पढ़ा हूँ। ये जो है मैच द फ्लोइंग में क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था। फ्रिसनेट हाई टेंशन से बेसिकली हम बात करते हैं। मैग्नल बटन जो होती है, यहाँ पर कहीं भी अगर बात करेंगे सैंडविच वाला पोर्शन आएगा। एक सैंडविच टर्म यूज़ होता है, उसके लिए मैग्नल बटन होता है, ये मुझे पता है। तो हाई टेंशन के लिए अगर हम बात करेंगे तो एमसी कॉल, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो तो आप किसी को कॉल करके बुलाते हो। मुझे कैसे कुछ याद करा था, ये एमसी कॉल होना चाहिए, लेकिन मैं तुक्का मार रहा गाइस, मेरे को एग्ज़ैक्ट पता नहीं है। ड्यूरिंग डिज़ाइन ऑफ रॉड फाउंडेशन अकॉर्डिंग टू आईएस कोड, मैक्सिमम सेटलमेंट इन द सैंड एंड हार्ड क्ले फॉर रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर इज़। रॉड फाउंडेशन यूज़ किया गया है, मैक्सिमम सेटलमेंट इन द सैंड एंड हार्ड क्ले। हमेशा ध्यान रखना है कि क्ले में जो होती है हम ज़्यादा सेटलमेंट अलाउ करते हैं और सैंड में जो होती है कम अलाउ कर रहे होते हैं। रॉड फाउंडेशन की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम सेटलमेंट इन द सैंड एंड हार्ड क्ले की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पे 75 क्ले के केस में मैक्सिमम तो हम 75 में अलाउ कर रहे होते हैं, लेकिन ये थोड़ा-सा यहाँ पे जो ऐड हो गया है, ये सैंड जो होती है, तो ये मुझे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ क्रिएट कर रहा है। इसका 65 भी हो सकता है, 90 तो नहीं होगा। सैंड में ऐसे भी हम कम अलाउ कर रहे होते हैं, सैंड में हम कम अलाउ कर रहे होते हैं, क्ले में हम ज़्यादा अलाउ कर रहे होते हैं सेटलमेंट, ठीक है? तो 65 और 75 में कन्फ्यूज़न है, लेकिन मुझे 75 ज़्यादा लग रहा है क्योंकि क्ले के में 75 मैक्सिमम अलाउ कर रहे होते हैं, ठीक है? तो इसको भी हम स कर लेते हैं, तो पाँचों का हमने अटेम्प्ट करा। ये बस ये कन्फ्यूज़न गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। 1/3 मतलब ये 30% बोल रहा है। ये 50% 33 से 50%, ये जो है हमारा 20% से 25%, 20 टू 25%। एग्ज़ैक्ट याद नहीं है। ये मुझे फर्स्ट ऑप्शन भी हो सकता है। ये फर्स्ट या सेकंड में कन्फ्यूज़न है, सेकंड मैंने मारा हुआ है। ठीक है, ये 140 हो जाएगा, ये ठीक है। ये भी कन्फ्यूज़न है। 2 क्वेश्चन इसमें गलत होने के चांसेस है, बाकी देखते हैं कि क्या है, हमने सही मार पाया है नहीं। एक क्वेश्चन इसमें गलत हुआ है गाइस, अब कौन-सा गलत हुआ है वो कल पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट का देखते हैं।
इन्वेस्टिसी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग देखिए क्विज़ देने से फ़ायदा ये होता है कि इसमें हर सब्जेक्ट का 5-5 क्वेश्चन भी अगर आप कर रहे हो, तो सब्जेक्ट से आपका लिंक बना होता है। मैं डेली नहीं दे पाता लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं डेली क्विज़ को अटेम्प्ट करूँ। इससे क्वेश्चन से आपका जो है सब्जेक्ट से लिंक बना रहता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंबाइंड सीवरेज सिस्टम एंड आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। इन दिस सिस्टम रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ से पूछा जा रहा है, कंबाइंड सीवरेज की बात करते हैं। इन दिस सिस्टम कॉस्ट ऑफ पंपिंग इज़ हाई। बिल्कुल सही बात है कि लोड बहुत ज़्यादा होगा तो भाई पंपिंग कॉस्ट हाई होगा। लेस ड्रेनेज ऑफ सैनिटेशन अचीव इन दिस सिस्टम जो होती है इट इज़ मोर सूटेबल फॉर नैरो स्ट्रीट। नैरो स्ट्रेच के लिए ये मुझे सही लग रहा है, नैरो स्ट्रेट के लिए होगा। मोर सूटेबल फॉर द सिटी विथ लेस इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल जो होती है, ये भी बिल्कुल सही बात, पानी बहुत कम हो रहा है तो मिक्स कर दिए इसको। मोर सूटेबल ये भी सही है, लेस ड्रेनेज ऑफ सैनिटेशन अचीव इन दिस सिस्टम जो होती है, सैनिटेशन। अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने से देखो यही कन्फ्यूजन होता है। आपको पता है कि इस दोनों में से कोई एक ऑप्शन है लेकिन आप क्लिक नहीं कर पाओगे, पता है? तो बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर हम पढ़े होते हैं, ज़्यादा तो भी नहीं लेकिन फिर भी उसके थ्योरी को पढ़ने से हमें ये कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होता। लेकिन आप दोनों का रॉन्ग स्टेटमेंट बोल रहा है तो लेस देन अ सिस्टम ऑफ सैनिटेशन इज़ अचीव्ड। तो लेस ड्रेनेज अचीव कर सकते हैं इसमें से? नहीं, ये तो मुझे लग रहा है कि मोर होना चाहिए था। ये भी हो सकता है, कॉस्ट ऑफ पंपिंग हाई हो जाएगा यहाँ पे। ये बिल्कुल सही बात है ना कि अगर बहुत ज़्यादा कंबाइंड सीवरेज सिस्टम करेंगे तो हाई होगा। चलो ये भी मुझे गलत लग रहा है लेकिन मैं इसको मार रहा हूँ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड यूज्ड टू कैलकुलेट द पॉपुलेशन ओल्ड सिटी। इसको याद करने का मैं बहुत बेसिक निंजा तरीका आपको बताता हूँ। ये ओल्ड सिटी बोला है, ये बताओ ओल्ड मतलब होते हैं बड़े लोग। बड़े लोगों को एक होता है अरिथमेटिक और एक होता है हमारा जियोमेट्रिक। अब बताओ अरिथमेटिक मैथ वही सॉल्व करवाएगा ना जो बड़े लोग होंगे। मतलब जो अनुभवी लोग होंगे वही तो अरिथमेटिक मैथ को सॉल्व कराएँगे। बच्चे लोग हैं तो वहाँ पे क्या होगा? जियोमेट्री को ही सॉल्व करेंगे, वो खिलौने से खेलते रहेंगे, अरिथमेटिक सॉल्व करने के लिए बड़े होना चाहिए। तो ओल्ड सिटी के लिए अरिथमेटिक होगा। ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है? आई होप कि मेरे ये तरीका आपको पसंद आया होगा। तो यहाँ पे ओल्ड के लिए बोल रहा है मतलब बड़े लोग मतलब अरिथमेटिक सॉल्व कर पाएँगे, सिंपल सा। A fitting or design construction to prevent the passage of all gases from pipe to outside without affecting the flow of sewage is called fitting or device construction to prevent the passage of all gas outside without affecting the flow of sewage होती है उसे हम क्या बोलते हैं स्टेप वेंट पाइप के नाम से जानते हैं सिंपल सी बात है जो हमने देखा है सेप्टिक टैंक से बाहर निकलने के लिए लगा होता है ठीक है तो ऑक्साइड ऑफ सल्फर जो होती है मरकरी मरकरी पेट्रोलियम इंडस्ट्री वेस्ट ट्रीटमेंट ऑल रिफाइनरी पावर हाउस स्मेल्टर कोल एंड अदर फॉसिल फ्यूल कंबशन जो होती है तो ये ऑक्साइड ऑफ सल्फर सल्फर-वल्फर तो भाई हमारा जो फॉसिल फ्यूल कम्बशन से ही निकल रहा होगा। ए का 4 होगा, ए का 4 देखो ये और ये लग रहा है। बी का 1 दिया हुआ है तो बी का 1 मरकरी पेस्टिसाइड पिंड लेबोरेटरी में बेसिकली मरकरी का यूज़ किया जाता है। इस लेबोरेटरी बाकी तो नहीं पता लेकिन लेबोरेटरी में मरकरी होता है तो बी का 1 ये बिल्कुल सही बात है। तो ए का 4 बी का 1 सी का 2 या 3 हाइड्रोजन सल्फाइड की अगर हम बात करेंगे ग्लास एंड सिरेमिक, सीमेंट फैक्ट्री, एल्युमिनियम इंडस्ट्री, फ्लोराइड्स, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड। पेट्रोलियम इंडस्ट्री वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो होती है। अब देखो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की हमने यहाँ पे बात करी है, तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में बेसिकली हम क्या कहते हैं वो सड़ता है, सड़ने से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलता है। तो मैं ऐसा तुक्का लगा रहा हूँ सी का 2 हो जाएगा, सी का 2 मतलब ऑप्शन नंबर ए देखो सी का 2 होगा और डी का 3 मतलब फ्लोराइड गैस सिरामिक जो होती है। अब एग्ज़ैक्ट ये सही है कि नहीं गाइस पता नहीं लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन नंबर ए होगा, मैं कॉमन सेंस मारा हूँ। वेस्ट वाटर सैंपल ऑफ 2 ml इज 30 ml बॉडी वाटर डिस्टिल्ड वाटर इनिशियल डीओ इतना हो जाएगा और 5 डे इट इज़ कितना होगा? तो सिंपल सी बात करते हैं। इनिशियल जो होती है इनिशियल माइनस फाइनल हो जाएगा, इसका फ़ॉर्मूला पता है इनटू जो होता है डाइल्यूशन फैक्टर जो है निकल कर आता है। इनिशियल जो है तुम्हारा 8 होगा, 8 माइनस जो होती है 2 हो जाएगा तो कितना होगा 6, 6 हो जाएगा इनटू की अगर हम बात करते हैं 2 ml इज मेड अप टू 3 ml अप टू बोल दिया है मतलब ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, तो 300 ये बना हुआ है, डिवाइड बाय जो होती है 2 ml जो होती है प्योर हो जाएगा तो 2 यहाँ से बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 15 150 इंटू 6 कितना हो जाएगा 15 6 जा 90 यहाँ पे 900 जो है इसका आंसर जो है वो निकल के आएगा आपको पता होना चाहिए ठीक है आई होप आपको समझ में आया होगा देख लेते हैं लेस देन ये कंफ्यूजन पहला क्वेश्चन ये तो ठीक है ये भी ठीक है ये कंफ्यूजन है दो ये तो ठीक है मतलब इसमें दो गलत गलत होने के चांसेस है देखते हैं बिल्कुल एक क्वेश्चन इसमें गलत हुए हैं गाइस अब कौन सा गलत है ये तो कल ही पता चलेगा जब इसका सॉल्यूशन आएगा चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट को देखते हैं मैं किस तरीके से सोच पाता हूँ आप भी ये समझ पा रहे होंगे सोल मैकेनिक्स का देखो यहाँ पे अटेम्प्ट चल रहा है हो सकता है वीडियो बहुत लेंदी हो जा रहा हो मैं पूरा अटेम्प्ट करने वाला हूँ
The friction circle method is based on the assumption that resultant reaction on the slip surface tangential to a circle of radius r इक्वल टू cos phi sin phi cos phi। देखो अब इसमें मेरे को पता नहीं है, लेकिन इसमें मैं देखो तुक्का कैसे लगाता हूँ। यहाँ पे देखो बहुत बार रिपीटेशन किसका हुआ है, साइन फाई cos फाई तो अलग ही दिख रहा है, cos फाई नहीं है, साइन फाई बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये दोनों में से एक होगा, लेकिन अब देखो आर सब में है, आर स्क्वायर है, तो आर की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो आर साइन फाई ज़्यादा होना चाहिए। मुझे पता नहीं आंसर अब सही होगा कि नहीं होगा। तो सीपेज वेलोसिटी ऑफ सॉलिड में डिस्चार्ज वेलोसिटी इतना दिया है, वाइड रेशियो इतना दिया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से वाइड रेशियो से आप एन निकाल लोगे, ई अपॉन जो है 1 प्लस ई से यहाँ पे निकालोगे तो ई तुम्हारा कितना हो जाएगा 0.8 अपॉन जो है 1.8 हो जाएगा। तो यहाँ से आप करोगे सॉल्व करोगे तो 8 अपॉन 18 जो है निकल के आने वाला है। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से 20 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, डिवाइड बाई पोरोसिटी हो जाता है। तो यहाँ बात करेंगे 8 इंटू जो होती है 18 जो है वो निकल के आने वाला है। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम इसलिए जो है 4 से करते हैं, 4 2 जा 8 4 5 जा 20, यहाँ से 4 2 जा 8 हो जाएगा तो 2 निकल के आया। 5 जा हो जाएगा तो 2 9 जा हो जाएगा, 9 5 जा 45, 45 वाला कौन सा है देख लो, 45 वाला यहाँ पे मिल गया आपको। ये 45 इंटू 10⁻³ क्योंकि सबका सेम है। जूलॉजिकल साइकिल की बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे वेदरिंग होगा, वेदरिंग होगा, उसके बाद देखो ट्रांसपोर्टेशन होगा, अपहिल अपहिल तो कट गया, वेदरिंग ट्रांसपोर्टेशन डिपोजिशन अपहिल, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस डेप्थ बिलो द टॉप ऑफ द लेवल ऑफ वाटर, स्विमिंग पूल की बात करते हैं, पानी से भरा हुआ है, इफेक्टिव स्ट्रेस वहीं एक्ट करता है जहाँ पे सॉइल होता है, इसमें तो सॉइल है नहीं पानी है। तो यहाँ पे देखो टोटल स्ट्रेस जो है तुम्हारा 100 पास्कल तो आएगा, इसमें सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं, 100 होगा। लेकिन यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस बाद में बोला, और इफेक्टिव स्ट्रेस हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉइल है ही नहीं, इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो जीरो इसमें दिया हुआ है। तो ये तुम्हारा देखो 100 किलो पास्कल इंटू जीरो आंसर हो जाएगा। दूसरा है ग्रेवल साइज सैंड सिल्ट और कोबल, कोबल की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने मैं संदीप ज्ञानी से पढ़ा हूँ वो भी यूट्यूब का फ्री बैच में। तो वहाँ पे उन्होंने बिकॉज बिकॉज एसएससी करके एक शॉर्ट ट्रिक उन्होंने बताया था। बी से हमारा बोल्डर आता था, उसके बाद सी से जो है कोबल आता था, कोबल जो है बहुत ज्यादा होता था, तो 8 से 300 डी का 1 हो जाएगा। डी का 1 सबसे पहले चेक करो, एक ही ऑप्शन मिल गया आपको, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अब तुम क्रॉस चेक कर सकते हो, ए का 2 ग्रेवल साइज जो होती है वो कितना होगा, 2 बिल्कुल सही बात है। अब मैं ज्यादा नहीं सोचूंगा, इसको आंसर मारने वाला हूँ। इस बार देखते हैं, ये एक में इसमें डाउट है, लेकिन मैंने इसको कॉन्सेप्ट तुक्का लगाया है समझ के। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये क्वेश्चन गलत होंगे, और अगर मैं लॉजिकली अगर ये क्वेश्चन सही करा है तो ये भी सही होना चाहिए। देखते हैं, 5/5 आएगा मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल आया देखो। तो कई बार गेसिंग लेने का तरीका भी आप शायद आज अब सीख पा रहे होंगे, कहीं कहीं पे मैं ऐसा लेता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। देखो यहाँ पे सीबीडी 2 का दिया हुआ है तो लेंदी होगा, टाइम बहुत ज़्यादा लेगा। यहाँ पे कंक्रीट टेक्नोलॉजी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो रिलेवेंट आईएस कोड हो इसमें बैच टाइप कंक्रीट मिक्सर। अब देखो ये ऐसा कोई पढ़ा नहीं होता है, हाँ किसी को अचानक दिखा होगा ये क्वेश्चन तो उसको भले याद होगा। बैच टाइप कंक्रीट मिक्सर। अब हम बात करेंगे तो यहाँ पे 2502 2506 1700, इसमें तुक्का भी नहीं मार सकते, या तो 2500 वाला होगा या तो 1700 के रेंज में होगा, ये दोनों में से। लेकिन 2506 2500 फिर भी मैं तुक्का मारूंगा, कौन सा भी मैंने रियल एग्जाम में नहीं मारने वाला। अभी मैं मारूंगा 2502 2506, मुझे निकाल के आ रहा है और 250 से पता नहीं अंदर से ऐसा आ रहा है, तो मैं इसी को मारने वाला हूँ। शुगर इज ए कंक्रीट एक्ट एज ए बेसिकली, शुगर को बेसिकली जो होती है एक्ट एज ए रिटार्डर, या एक्सीलरेटर भी कर सकता है, रिटार्डर भी कर सकता है। 0.15% पे होगा तो उसे रिटार्डर करेगा, और 0.1% से अगर 15 से ज्यादा अगर हो जाता है तो एज ए रिटार्डर एक्ट कर रहा होता है। तो जनरली जो होती है एज ए रिटार्डर एक्ट कर रहा होता है, सिंपल सी बात है। क्रीप स्ट्रेन इन ए कंक्रीट स्ट्रक्चर आर यूजुअली, क्रीप स्ट्रेन जो होती है कंक्रीट स्ट्रक्चर जो होती है इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड, और बाद ही सस्टेन लोड, लोड से इंडिपेंडेंट नहीं होता, विंड लोड अर्थक्वेक का नहीं होता, ये सस्टेन लोडिंग होती है, कंटिन्यूअस जो डेड लोड होते हैं उसकी वजह से क्रीप स्ट्रेन आता है, बिल्कुल सही है। मिनिमम ग्रेड ऑफ पीसीसी एंड आरसीसी, तो ये कोड के हिसाब से 15 और 20 तो आपको पता ही है, M15 और M20 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि किसका पूछा है, पीसीसी, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको समझ में आना चाहिए। M15 M20 होगा, पहले कौन दिया है। honeycomb defect in the RCC member is caused by the poor inadequate compaction shock wave chemical reaction। ओवर क्यूरिंग होगा तो भाई इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, उसकी ड्यूरेबिलिटी कम होगी, इसका हनी कॉमिक से कोई इफेक्ट नहीं है। शॉक वेव होगा तो भाई वो कॉम्पैक्ट करेगा, केमिकल रिएक्शन की वजह से नहीं होगा, इनडिक्वेट कॉम्पैक्शन की वजह से हनी कॉमिंग होगी। सिंपल सा है, फील भी कर पा रहे होगे अब। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ एक ये गलत हो जाएंगे अगर मैंने तुक्का मारा है, ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है, मतलब ज्यादा से ज्यादा चांसेस है इसमें एक क्वेश्चन गलत होने के। चलिए सबमिट करते हैं, और अगर मैंने तुक्का सही मारा है तो वो भी सही होंगे। देखो ये क्वेश्चन गलत हुआ है, ठीक है, वही गलत हुआ है कोड वाला। ठीक, अब वो सब क्या है वो तो भाई अब कल सॉल्यूशन आएगा तो पता चलेगा।
खैर अब चलते हैं कौन सा टेस्ट है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दिया हुआ है, ये देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए उससे, लेकिन क्या है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन मिलना चाहिए, अपन सिविल इंजीनियर है, कोई बात नहीं अटेम्प्ट करेंगे। ये हमने अटेम्प्ट शुरू करा है। फॉर सिमेट्रिकल आई सेक्शन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अकर, हमेशा ध्यान रखना है शियर स्ट्रेस होता है बेंडिंग से, बेंडिंग स्ट्रेस जो होती है हमेशा जो होती है वो फ्लैंज में होता है। अगर हम बात करेंगे ये देखो आई सेक्शन है, तो ये जो है फ्लैंज में, फ्लैंज में बेंडिंग स्ट्रेस आता है, ये जो है ना शियर स्ट्रेस हो जाता है। हमेशा ध्यान रखना है बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखो ऐसा होता है और शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखो ऐसे होता है। तो अब बताओ कि मैक्सिमम यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, वेव आएगा ना, वेव हो जाएगा, तो इसका आंसर वेव आएगा, सिंपल सा है, ये वेव हो जाएगा, ठीक है। फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और सिंपली सपोर्टेड बीम लोडेड यूडीएल फॉर एंटायर स्पैन की बात करते हैं। सिंपली सपोर्टेड डब्ल्यूएल स्क्वायर बाई 8 आपको पता है ना, यूडीएल लग रहा है तो 0.2 लगता है तो डब्ल्यूएल बाई 4, देखो डब्ल्यूएल स्क्वायर बाई 8, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इन अ शाफ्ट आर इन पैरेलल देन द एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड टॉर्क रिस्पेक्टिवली आर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि अगर दो शाफ्ट है, अगर मान लेते हैं वो पैरेलल लगे हुए हैं, एक शाफ्ट ये है और एक शाफ्ट ये है, दो शाफ्ट है, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये शाफ्ट है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि देन एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड टॉर्क, एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा इक्वल टू क्या जाता है, टीएल अपॉन जीजे, ठीक है। शाफ्ट के हम कहते हैं कि पैरेलल लगा हुआ है तो एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा इक्वल टू जो है क्या निकल कर जाएगा, इसमें अगर हम कहते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट के हम कहते हैं कितना होगा, इसमें जो है टॉर्क टी लगा रहे हैं तो यहाँ पे देख लो टॉर्क दोनों में अगर हम बात करेंगे तो सेम लगेगा, हाँ। एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड टॉर्क रिस्पेक्टिवली की बात करते हैं तो यहाँ से ध्यान रखने वाली बात यह है, एंगल ऑफ ट्विस्ट देखो थीटा जो होती है टी हो जाता है, टी अगर हम एक लगा रहे हैं तो एंगल ऑफ थीटा हो जाएगा, तो कहते हैं तो एंगल टॉर्क अगर हम सेम लगेगा, लेंथ अगर इसका सेम है, इसका जब शेप एंड साइज अगर सेम है, पैरेलल लगा हुआ है, सोच के देखो आप टी एल अपन जी जो हो जाता है, थीटा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टी लगा हुआ है। अगर टॉर्क अलग अलग रहेगा तो एंगल ऑफ ट्विस्ट भी अलग लगेगा, अगर टॉर्क सेम लगेगा तो एंगल ऑफ थीटा भी जो होगा तुम्हारा क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो ध्यान रखना टॉर्क अगर सेम लग रहा है, पैरेलल की अगर हम बात करते हैं टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क अगर हम बात करेंगे तो थीटा वन, पता नहीं है मुझे कंफ्यूज हो गया हूँ एक्चुअल में, तो मुझे ये लग रहा है कि ये थीटा जो है थीटा वन प्लस थीटा टू हो जाएगा और टॉर्क जो है इक्वल हो जाएगा ये, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कॉन्सेप्ट से अगर मैं फील जहाँ पर हूँ मैं गलत सोच रहा तो मैं इसको आंसर मारता हूँ। अकॉर्डिंग टू दी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फेलियर क्राइटेरिया यील्डिंग इन द मटेरियल की हम बात करेंगे, मैन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज कितना हो जाएगा, यील्डिंग इन मटेरियल अगर व्हेन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज ऑफ यील्ड वैल्यू जो है वो निकल कर वाला मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फेलियर की अगर हम बात करते हैं यील्डिंग ऑफ मटेरियल जो होती है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना हो जाता है, 1/3 हो जाएगा, 1/2, 1/5, 50% हो जाएगा, 50% मतलब 1/2, मुझे इसमें भी डाउट है। शेयर मॉडुलस ये हो जाएगा तो ई इक्वल टू जो होती है, देखो यहाँ पे देखो ई इक्वल टू 2g1 प्लस म्यू हो जाता है, तो हम कहते हैं ई इक्वल टू जो है देख लो यहाँ पे ये वाला आएगा, देखो ई इक्वल टू इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो 2g मल्टीप्लाई होगा, तो ये आंसर जो है निकल के आने वाला है। इसमें देखो कंफ्यूजन है, ये बिल्कुल सही है, ये सही है, ये हमारा ऑप्शन डी और ये फिर वन में कंफ्यूजन है गाइस, देखते हैं, मुझे गलत होने के चांसेस लग रहे हैं, ये भी थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज हो रहा हूँ, एग्जैक्ट याद नहीं पता है, ठीक है। दो क्वेश्चन इसमें गलत होने के चांसेस हैं, देखते हैं। बिल्कुल दो क्वेश्चन गलत हुए हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है गलत हुए हैं। यही होता है कि मुझे वो पढ़ा भी होगा लेकिन स्टेटमेंट के टर्म में लिख दिया तो मैं समझ नहीं पाया वो क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे जो है मैकेनिकल मैकेनिकल हमारे सब्जेक्ट के जो है खत्म हो चुके हैं। एक एस्टिमेशन का क्वेश्चन है सीबीटी वन का, चलो इसको भी हम अटेम्प्ट कर ही लेते हैं, हो सकता है बहुत लेंदी हो गया हो लेकिन आप लोग को सीखने को ही मिल रहा होगा। तो देखो 6 मिनट मिला है, 5 क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन भी हो सकते हैं। बुक वैल्यू ऑफ ए बिल्डिंग एट द एंड ऑफ यूटिलिटी पीरियड इस टाइम, ऐसे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बुक वैल्यू अगर मतलब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा तो बुक वैल्यू अगर हम बात करेंगे तो वही हमारा क्या होगा, स्क्रैप वैल्यू के बराबर जो है निकल के आ जाएगा। तो सिंपल बात है कि हर बार घटते जा रहा है और लास्ट में जो वैल्यू बचेगा वही तो स्क्रैप वैल्यू हो जाता है ना। फेस वैल्यू होती है जब हम टैक्स देने के लिए यूज कर रहे होते हैं, परचेज वैल्यू अलग चीज है, मार्केट वैल्यू जो करंट प्राइस चल रहा होता है, ठीक है। तो स्क्रैप वैल्यू ही बिल्कुल सही बात है। एक कंस्ट्रक्शन फर्म हैज एस्टिमेटेड रेंट इतना हो जाएगा, प्रेवेलिंग एनुअल इंटरेस्ट रेट इज रिवाइज्ड टू 5%,
इंक्रीज इन द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। तो हम बात करते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल टू जाता है नेट इनकम जो होती है इनटू जो है ईयर परचेज जो है वो निकल के आने वाला है। ठीक है, डिटरमाइन द इंक्रीज इन द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी की अगर हम बात करेंगे तो कितना परसेंट से इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ से हम बात करते हैं कि 9% था, उसको जो है रिवाइज करके जो है 5% जो निकले थे इंक्रीज इन द कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो थी। तो अगर हम बात करेंगे तो ईयर परचेज हमेशा ध्यान रखना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई हो जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो ईयर परचेज को हम जैसे हम करेंगे तो क्या मुझे ऐसा लग रहा है, तो ईयर परचेज जो होती है कितना निकलेगा, पहले जो तुम्हारा कितना था 90K हो जाएगा, 90K इंटू जो होती है 100 अपॉन जो होती है 9 था। अब जो है हमारा कितना हो गया है 90K टू 100 अपॉन जो होती है 5। यहाँ से हम कहते हैं कि 5/9, 9/5, 9/5 कितना होता है, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। वन 162 हो जाएगा, वैसे अगर बात करूंगा तो 90 हजार हो जाएगा डिवाइड बाई। सॉरी गाइस, इसको मैं क्वेश्चंस को भी थोड़ी देर में देखता हूँ। The old building has a future life of 15 year, rate of interest in capital is 7%, coefficient of annual saving fund is 0. इतना, what will be the value of year purchase? Year purchase जो होती है निकल के आएगा, rate of interest in the capital is 7%, coefficient of annual saving fund is 1.04। तो ये सिंपल बात है, 43 हो जाएगा, 0.005 हो जाएगा। तो हम कहते हैं ईयर परचेज जो है कितना निकलेगा, ओल्ड बिल्डिंग में बात करते हैं ईयर परचेज। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ईयर परचेज होती है इक्वल टू हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 50। फ्रैक्शन के अगर हम माना करते हैं परसेंटेज में 43% प्लस 7% जो है 50% जो है निकल के आएगा। 15 में जो 2 हो जाएगा इसका आंसर, तो सिंपल है, इसका जो है 2 निकल के आने वाला है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालने मेथड ऑफ वैल्यूएशन, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी सुटेबल फॉर बिल्डिंग लाइक प्रॉफिट। ये बिल्कुल सही बात है, प्रॉफिट के हिसाब से जो है होटल स्लिप, ये तो सही है, ये सही है। डेवलपमेंट मतलब मटेरियल फॉर प्रोडक्ट कंप्लीटली लोअर कंस्ट्रक्टेड, ये तुम्हारा गलत है। तो अंडर डेवलप होते हैं, ये तुम्हारा गलत है, और यहाँ पे इनकरेक्ट ही पूछा जा रहा है, तो ये तो ऑप्शन मिल गया। द डायरेक्ट कंपैरिजन विद कैपिटलाइज्ड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज फिक्स्ड बाय डायरेक्ट कंपैरिजन विद कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन द लोकेलिटी, ये सही है। रेंटल मेथड ऑफ वैल्यूएशन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द रेंट इज नोन, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है अगर हम बात करेंगे तो ये तुम्हारा गलत है। पर सम पर डे फॉर ईच डे ऑफ डिले ड्यू टू द रीजन दैट कॉन्ट्रैक्टर नॉट कंप्लीटली द वर्क इन शेड्यूल टाइम, उसे हम बेसिकली बात करते हैं कंटिन्यूसी सर्टन डैमेज होती है, लिक्विडिटी डैमेज होती है। ऑफ वैलिड विड्यू चार्ज लीव नहीं भी नॉन है उसमें होते हैं सर्टन डैमेज। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया, इससे पहले हमने नहीं पता था, लिक्विडिटी डैमेज तो होगा ये पक्का है, लेकिन असर्टन डैमेज भी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। अनिश्चितता इवेंट डैमेज होते बिल्कुल, तो बोथ 1 एंड 2 जो है मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो यहाँ पे बच गया है, लास्ट करते हैं और वीडियो को एंड करेंगे, बहुत लंबा हो चुका है। तो यहाँ पे बोला गया नेट इनकम इतना था एट ए प्रेजेंट एनुअल रेट 9%, 9% पे नेट एनुअल रेंट जो होती इतना था, इंक्रीज इन द कैपिटलाइज। एक काम करते हैं अलग अलग निकालते हैं, अगर हम करते हैं कि 90K था ये इंटू 100/9, ये पे इस टाइम जो है जिसका जो है कैपिटलाइज वैल्यू कितना निकल कर आ रहा था, ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो अगर हम करेंगे तो तुम्हारा क्या होगा 10K, मतलब ये सिंपल सी बात करते हैं कि 30 जो है इतना निकलेगा, 50 जो है निकलेगा, तो 1 लाख रुपीज जो है यहाँ से निकल कर रहा है। ठीक है, और अगर हम मान लेते हैं कि अब डिमांड इंक्रीज इन द कैपिटलाइज वैल्यू जो होती है रिवाइज टू 5%, तो मान लेते हैं ये अगर हम कम करेंगे, इसको 5 कर लेंगे, अगर हम 5 करेंगे तो ये वैल्यू जो है ज़्यादा हो जाएगा। 5 करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 5 की अगर हम करते हैं 5 टू जा 10 20 हो जाएगा, यहाँ से करते हैं 100 जो 22 लाख, तो फ्रैक्शन में ही निकल कर आ रहा है। यहाँ से देखो 1 लाख निकल कर आता है, यहाँ से 2 लाख, मतलब अप्रोक्स होती है यहाँ पे 10 लाख निकल कर आता है, और यहाँ से 20 लाख, तो अप्रोक्स होती है यहाँ 10 लाख जो है वो निकल के आएगा। ऐसे देख लो, आंसर कर सकते हो, ये इसका आंसर जो है वो निकल के आने वाला। सबमिट करते हैं।
एक क्वेश्चन गलत हुए हैं, वो कौन सा क्वेश्चन मुझे लग रहा है कंटीन्यूअसी वाला गलत हुआ है। आई होप गाइस ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बहुत सारे हमने टेस्ट दे चुके हैं और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया और उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन मेरे लॉजिक्स और हो सकता है कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है इस फील्ड में, तो आपको थोड़ा अजीब सा भी लग रहा होगा। तो आई होप मेरे अप्रोच अच्छे लगे होंगे, अच्छे पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं करना, मैं तो इतना बड़ा हूँ नहीं कि सब्सक्राइब करना है। अच्छा लगे तो ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर करें और बताएँ कैसा लगा और अपने मार्क्स कैसे आ रहे हैं प्री में, मेंस को लेके आपकी कैसी प्रिपरेशन है, ये सब ज़रूर बताएँ। तो चलिए थैंक यू गाइस, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू गाइस, देन